नमस्ते आरिफ भाई। नमस्ते संजय भाई, नमस्ते। और तो मेरी खुशकिस्मती लास्ट प्रोग्राम में मैं आपके सामने बैठा था। मैंने वो जगह अपनी आंखों से देखी जहां से आप ये सारे काम चला रहे हैं, जो कि किसी की समझ में आए ना आए, ये भारत की खिदमत हो रही है जो आपके चैनल से हो रही है। और आप एक नैरेटिव पेश करते हैं जो कि होना चाहिए था 70 साल से भारत का नैरेटिव। लेकिन आप एक बिल्ड कर रहे हैं, लाख ओपोजिशन के बावजूद आप डटे हुए हैं। प्रणाम है आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपसे ये पूछ रहा था कि आप जब जयपुर से आगे गए, आपकी आगे की ट्रिप हुई थी, फिर आप आजक भी गए, उसके बारे में आपने बताया नहीं हमको कि आप जब आजक पहुंचे तो वहाँ कैसा लगा आपको, लोगों ने कैसे आपको रिसीव किया, कैसे आप सोमनाथ भी गए मुझे बताया गया, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, फिर हम आपके जो अभी इस वक्त इस्लामाबाद का फिर आंखों देखा हाल लेंगे आपसे। भाई मैं वहां पे जब था भारत में, तो मेरे पास चॉइस थी कि मैं रोज 2 घंटे वीडियो अपलोड करता, एडिट करता, 2-3 घंटे उसमें देता, या फिर मेरे पास चांस था कि मैं मुख्तलिफ चीजें देखता, अपनी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेता। जैसे आपसे मिला, मुझे कई चीजें समझ में आई कि किस तरह ये सब चीजें वर्कआउट करती हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला, तो मैंने फिर वीडियो वहां से तो लगाई नहीं थी। और वापस आके जरा सूरत हाल खराब रही। 2 हफ्ते पहले मेरे छोटे बेटे को कोविड हो गया। और आपको पता है, कोविड अब एक फ्लू है, लेकिन बहरहाल लीगल इसके बड़े मसले होते हैं, आइसोलेशन और फलान और ढुमकान। फिर उसके 2-3 दिन बाद दूसरे बेटे को हो गया, उसके 2-3 दिन बाद बेटी को हो गया। और अब बेटों को तो ठीक हो गया, बेटी का आज 7 दिन हो गए, अभी तक ठीक नहीं हो रहा। अब 2-3 दिन हो गए, परसों से मेरे को भी कोविड-19 पॉजिटिव आया है, तो मैं भी एक कमरे में बंद हूँ। कल मेरे 2 इंटरव्यू थे जो मुझे कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि मेरा बुखार नहीं उतर रहा था। आज कल रात लेट नाइट यानी लंदन टाइम 3-4 बजे जाके बुखार में कमी आई, तो अब जरा फीलिंग बेटर। आगे चलते हैं कि इंडिया का ट्रिप कैसा रहा, देखें। आजक मेरे पुरखों का गांव, कोई मेरे जज्बात को समझ नहीं सकता उस गांव के हवाले से। वो मेरी अपनी एक फीलिंग है, क्योंकि मैं 57 साल की उम्र में जितनी बार अपना नाम सुना है उतनी बार अपने गांव का नाम सुना है, क्योंकि मेरे नाम का हिस्सा है। और मुझे हमेशा से एक ही चीज होती थी कि काश मैं मरने से पहले एक बार उस मट्टी को हाथ लगा सकूं। तो आजक वॉज द टॉप ऑफ द, कह लें कि द ट्रिप, के मेरे लिए सबसे अच्छा पॉइंट वही था, सबसे यादगार पॉइंट वही था। आजक पे जाने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि मैंने वापस आके अपने इंडिया ट्रिप की एक समरी रखी थी। तो उसमें मैंने बताया था कि जयपुर मेरे ट्रिप का सबसे यादगार हिस्सा रहा। मैंने 12-13 मुख्तलिफ टाउन्स और सिटीज इंडिया के विजिट किए, लेकिन उसमें जयपुर खास तौर पे, संजय भाई, आपके जयपुर के खानों की तो बात ही क्या है। और ऐसे खाने, नॉर्मली मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, लेकिन वहां मैं टोटल वेजिटेरियन ही रहा हूँ। और क्या खाने थे, शायद मेरा पेट इसी वजह से खराब हुआ है। बहुत खाया मैंने जयपुर में। फिर इसके अलावा लोग बहुत अच्छे हैं भाई। जयपुर में मुझे बड़ा अपनायत मिली। हालांकि मेरा क्या ताल्लुक जयपुर से, ना मैं जयपुर में पैदा हुआ ना मेरे पुरखों को कोई ताल्लुक, लेकिन बड़ी अपनायत मिली। बड़ा वो मुझे अच्छा लगा। जयपुर ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही परिवार में हूँ। वहाँ पे डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी और जे आहूजा जी मेरे होस्ट थे, और उन्होंने मुझे बड़ा मान सम्मान दिया। अब आते हैं मेरे गांव की तरफ। मैं हैरान हूँ जब मेरे गांव वालों को पता चला कि एक कोई आजक क्या है जिसके फादर यहाँ पैदा हुए थे, और वो आना चाहता है। तो पंचायत ने 2 दिन तक मीटिंग की मेरे स्वागत के लिए। और फिर जब मैं पहुंचा, तो जो अच्छा। स्वागत हुआ उसकी एक छोटी सी वीडियो तो मैंने लगाई है ट्विटर पे। लेकिन ये लेकिन ये है कि मैं तफसील से आजक को बड़ा प्यार से मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। मेरे पास उसकी सैकड़ों वीडियोस और फोटोज मौजूद हैं। मेरा जो वो स्वागत हुआ, मैं हैरान था कि कैसे लोग हैं कि जिनको कोई एक आदमी कहता है कि मैं इस गांव का हूं, जो ना वहां पैदा हुआ है ना कुछ है, उसको इतना मान सम्मान। और फिर मेरे लिए, मुझे रोना इसलिए बार बार आ रहा था कि मुझे वो याद आ रहा था कि 75 साल पहले मेरे फादर, ग्रैंडफादर सब किस तरह रात के अंधेरे में यहाँ से भागे थे। और आज उसी खानदान का एक आदमी वापस आया है कि शान और शौकत से उसको लाया गया है। बड़ा ही मेरे लिए मतलब प्रेशियस है
ये मोहब्बत जो मुझे आजक में मिली, मैं मतलब मान है मुझे उस गाँव के ऊपर। मैंने वहाँ पे कई ऐसी चीज़ें देखी जो मुझे लगा कि पूरे हिंदुस्तान ऐसा होना चाहिए। जैसे कि मैंने वहाँ पे कोई बुर्का, कोई हिजाब नहीं देखा, पूरे आजक में। और औरतें, हिंदू, मुसलमान सारी मेरे स्वागत के लिए आईं। मुसलमान औरतों ने मेरे हाथ चूमे हैं, नामहरम के। इससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि कितना ट्रू भारतीय रंग है मेरे उस गाँव का। और मैं मंदिर गया, मुसलमान मुझे लेके खुद मंदिर गए और बाहर वेट करते रहे, मैं वापस आया। फिर मुझे हिंदू मुसलमान मिल के मस्जिद ले गए, मैं मस्जिद में गया। और मैं आपको पता है मस्जिदों से दूर भागता हूँ, ख़ास तौर पे इंडिया की मस्जिदों को मैं फेक समझता हूँ ज़्यादातर को। तो इस मस्जिद के बारे में बताया गया कि भैया ये किसी मंदिर के ऊपर नहीं बनी है, ये छोटी-सी इकलौती मस्जिद है इस गाँव की। तो मैं अच्छा। इस नियत से गया कि इस गाँव में शायद मेरे फादर ने और ग्रैंडफ़ादर ने नमाज़ें पढ़ी होंगी। क्योंकि ये 47 से पहले की मस्जिद है। तो मैं उस मस्जिद में भी गया तो हिंदू बाहर वेट करते रहे, मैं अंदर गया, बड़ा मुझे वहाँ पे प्यारा रंग नज़र आया। मिल-जुल के रहते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे गाँव में ना कोई थाना है और ना हमें कभी ज़रूरत पड़ी है। ना कभी यहाँ हिंदू-मुस्लिम फ़साद हुए, हम शिवरात्रि भी मिल के मनाते हैं, ईद भी मिल के मनाते हैं। तो मुझे लगा कि ये है ट्रू भारत का रंग। और ये मैंने मोस्ट ऑफ द सौराष्ट्र में देखा, मैं सौराष्ट्र में वहाँ कोई काफ़ी। मौलाना नहीं था क्या? ऐसे कैसे हो? जी, वहाँ कोई मौलाना नहीं पहुँचा क्या? मौलाना भी था। और मौलाना से मेरी बातचीत भी हुई। और बड़ा सेक्युलर रंग नज़र आया, कोई एक्सट्रीमिज़्म नहीं नज़र आया। आप यकीन मानिए मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती थी कि किसको प्रणाम करूँ और किसको सलाम करूँ, पता ही नहीं चलता था। और फिर दूसरी एक चीज़ देखी कि आजकल जो बड़ा शोर उठता है कि दलित और शेड्यूल्ड कास्ट और ये और वो, वहाँ पे ये भी नज़र नहीं आया। 2 250 लोगों का गाँव है। और जब मेरे स्वागत के लिए रात को डिनर रखा गया था, तो पूरा गाँव एक ही ज़मीन पे चटाई बिछा के हम लोग खाना खा रहे थे। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्या है। तो बड़ा खूबसूरत मुझे रंग नज़र आया। मैं अपनी माँ के गाँव बाटवा गया। वहाँ पे भी मुझे यही सारी सूरत-हाल नज़र आई। बाटवा में मुझे एक चीज़ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, जो कि शायद मैं नहीं करना चाहता था अपनी वीडियो में तो, लेकिन आपके प्रोग्राम में करूँगा, कि मैं वहाँ की जामा मस्जिद में गया। क्योंकि मुझे तलाश थी कि मेरे आजक में तो हमारे पुरखों का घर भी मुझे मिल गया, सब कुछ हो गया क्योंकि छोटा-सा गाँव था। बाटवा इज़ अ टाउन। तो मुझे जामा मस्जिद में लेके गए कि यहाँ पे देखें शायद आपकी मेमन कम्युनिटी का। तो मुझे एक मेमन कम्युनिटी का आदमी मिला जिससे मैंने मेमनी ज़बान में खुल के बात की। वो मेरे गुजराती भाई खुश हो गए जो अब तक ये समझ रहे थे कि मैं नकली हूँ। तो मुझे अच्छा। मेमनी ज़बान सुन के उनको यकीन आ गया कि मैं भी इसी ज़मीन का हिस्सा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, ऐसी कितनी मस्जिदें हैं बाटवा में? तो उन्होंने कहा 17 मस्जिद हैं। तो मैंने कहा कि आपकी इस जामा मस्जिद में कितने नमाज़ी आते हैं? तो बोले हुँ, 2, 3, 4 नमाज़ी। जुम्मे में 70-80 नमाज़ी आ जाते हैं। तो मैंने हुँ। कहा कि जब 2-3 नमाज़ी आपके असर, मगरिब, इशा में आते हैं इधर, तो आप बताएँ दूसरी मस्जिदों का क्या हाल है, जो जामा मस्जिद नहीं है? तो उन्होंने कहा वो तो एक अक्सर मौलवी अकेला नमाज़ पढ़ रहा होता है। तो अच्छा। मैंने कहा फिर मकसद क्या है इन मस्जिदों को रखने का? चला हुँ, कौन रहा है? बोला हम ज़कात के पैसे से चलाते हैं। तो मैंने कहा हुँ। मकसद क्या है इसको चलाने का जब नमाज़ी ही नहीं है? बोला वो 47 की पहले की मस्जिद है ना, तो हम उनको तबाह कैसे होने दें? तो मुझे, आप मेरी शख्सियत जानते हैं, मुझे ज़रा यहाँ पे इख्तिलाफ़ है कि जब एक नमाज़ी ही नहीं है तो आप ज़बरदस्ती मस्जिदें कायम रख के बैठे हैं। मैं नहीं कह रहा आप मंदिर बना दें उनको, मैं कहता हूँ उनको स्कूल बना दें, कोई हॉस्पिटल, क्लिनिक, कोई और चीज़ बना दें। और ये मेरी अपनी राय थी लेकिन मैंने उधर पेश नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ के गाँव में जाके मैं बदमज़गी पैदा करूँ। तो ये हाँ, पता चलता है वो दूसरा ही कुछ शुरू हो जाता। फिर आ जाते बीच में आलिम उलमा आ जाते, मौलाना आ जाते और उसके बाद फिर वो तकरीरें होने लगती और उसके बाद फिर आपको आपके खिलाफ फ़तवे जारी हो जाते वग़ैरह-वग़ैरह। तो अच्छा किया आपने ऐसा नहीं किया। अब आते हैं आपके अ, जन्मभूमि पे आते हैं। तो जन्मभूमि में फ़िलहाल आँखों देखा हाल बताएँ और फिर ये भी बताएँ कि क्या होने वाला है? हमने सुना कि हमारे जो दोस्त हैं, इमरान खान साहब, उनके ऊपर ख़तरे के बादल मंडरा रहे हैं और मैंने कल लिखा भी था ट्विटर पे कि भई इमरान खान से अच्छा कौन हो सकता है भारत के लिए? मतलब इतने तरह-तरह के लोग बेवकूफ़ियाँ करता रहे
इसकी वजह से हिंदुस्तान में पूरा अमन-चैन रहे। इससे अच्छा कौन हो सकता है? कोई समझदार आदमी आ जाएगा तो तकलीफ़ हो जाएगी। संजय भाई, वहाँ जाने से पहले, अपनी जन्मभूमि पे जाने से पहले, मातृभूमि पे आखिरी बात करना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य है, मुझे गर्व है कि मैं अपने भारत के स्ट्रीम ट्रिप में 5 महान यात्राएँ की मैंने। मैं सोमनाथ यात्रा पे गया, मैं अयोध्या यात्रा पे गया, मैं मथुरा यात्रा पे गया, मैंने जूनागढ़ में वो पहाड़ पे रोपवे पे जाके माँ अम्बा के दर्शन किए, मैंने जयपुर में माता जी के दर्शन किए। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, और मुझे कई लोगों ने यहाँ पे, जब इनको पता चला कि मैंने इतनी यात्राएँ की, तो उन्होंने कहा लानत है हमारी ज़िंदगी पे, कि हमने हिंदू होते हुए कभी ये सब यात्राएँ नहीं की और तुमने अभी से कर ली। तो मुझे कई लोगों के फ़ोटो आए, मैसेज आए कि देखें हम भी सोमनाथ गए हैं अभी। आपने हमें इंस्पायर किया है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सोमनाथ अब तो मुझे भी जाना है। मैं भी नहीं गया हूँ। तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मुझे ये मौका मिला, जिसमें सब लोगों का, देखिए मैं तो, आपको पता है मेरे हालात इतने हैं नहीं कि मैं इन सब जगहों पे जा सकता, लेकिन मुझे भारत के आम ना मेरे दोस्तों ने बड़ा मान दिया और मेरा खर्चा उठाया और मुझे लेके गए। एनीवे, अब आते हैं मेरी जन्मभूमि पे। तो जन्मभूमि पे भी मुझे एक बात याद आई कि मैं दिल्ली में एक प्रोग्राम में शरीक था, तो वहाँ पे मुझे एक आदमी ने कहा कि आप तो पाकिस्तानी हैं, आप क्यों भारत के मामलात पे इतना बोलते हैं? तो मैंने कहा भाई साहब, आपका नेशनल एंथम है गुजरात सिंध, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। मैंने कहा सिंध मेरी जन्मभूमि है, गुजरात मेरे पुरखों की जन्मभूमि है। तो फिर मैं कैसे इंडियन नहीं हुआ? या तो आप अपने नेशनल एंथम को चेंज करो फिर।